विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बहुजन समाज पार्टी को वंदना सिंह के बाद एक और विधायक ने झटका दिया। बसपा के विधानमंडल दल के अध्यक्ष और विधायक शाह आलम उर्फ गड्डू जमाली ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कुछ बातों के चलते इस्तीफा देने की बात कहते हुए मायावती को त्याग पत्र भेजा है, जिसके बाद बसपा का कहना है कि उन्होंने स्वार्थ के चलते इस्तीफा दिया। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उनकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने जमाली पर केस किया था। उस मामले में जमाली की तरफ से पार्टी पर दबाव बनवाया जा रहा था कि मामले में सीएम से सिफारिश कर केस को रफा दफा किया जाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी तो उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कही। तो ये गंभीर आरोप लगे हैं पार्टी की तरफ से। बसपा की तरफ से साफ किया गया है कि जमाली ने इस्तीफा अपने निजी स्वार्थ की वजह से दिया है। कंपनी में एक लड़की ने शिकायत की थी और जमाली चाहते थे, गुड्डू जमाली चाहते थे कि पार्टी इस मामले में राजनीतिक दबाव बनाए, मुख्यमंत्री के जरिए मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि आप कोर्ट जाइए तो उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कही, अपने निजी स्वार्थ में इस्तीफा दे दिया। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच 2022 चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है और सूत्रों से खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल को 40 सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि गठबंधन का औपचारिक ऐलान इसलिए भी नहीं हो पाया है कि अभी 36 सीटों पर फैसला हो गया है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। खबर है कि अखिलेश और जयंत की 7 दिसंबर को मेरठ में संयुक्त रैली होनी है और उससे पहले ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट पर भी राष्ट्रीय लोक दल चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जयंत चौधरी की तरफ से अवध की कई सीटें मांगी गई हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन सी विधानसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती हैं। रालोद को मिलने वाली जो संभावित सीटें हैं, सहारनपुर की 2 सीटें हैं, देवबंद, रामपुर, मनिहारन पर। सहारनपुर की बाद हम बात करें तो मुजफ्फरनगर की 5 सीटों पर रालोद लड़ेगी, जिसमें मुजफ्फरनगर शहर, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना पर यह लड़ाई होगी। बिजनौर में बिजनौर सदर और नटहौर सीट पर रालोद चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा मेरठ की 2 सीटें हैं, मेरठ कैंट, सिवाल खास। शामली की भी 2 सीटें हैं, शामली, थाना भवन। बागपत की बात करें तो 3 सीटों पर रालोद लड़ेगी, बागपत, बड़ौद, छपरौली। गाजियाबाद में 3 सीटों पर मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी। हापुड़ की 1 सीट है, गढ़मुक्तेश्वर। अमरोहा में 1 सीट है, नौगांवा, सादात। मुरादाबाद की 1 सीट है, काट सीट। बुलंदशहर की 2 सीटों पर भी रालोद लड़ेगी, जिसमें बुलंदशहर, अनूपशहर सीट है। अलीगढ़ की 2 सीटें हैं, खैर और इगलास सीट। हाथरस की बात करें तो हाथरस में भी सादाबाद सीट पर यह लड़ाई आरएलडी की तरफ से होगी। मथुरा की 4 सीटें हैं और ये सीटें हैं छाता, बलदेव, गोवर्धन, माठ सीट। आगरा की 3 सीटें, फतेहपुर सीकरी, दयालबाग और आगरा की। और ये पूरी तस्वीर है, 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और अब बात भाजपा के त्रिदेव वाले प्लान की, क्योंकि जहां बड़े नेता रैली और जनसभा कर रहे हैं, वहीं भाजपा का त्रिदेव जमीन पर विपक्ष का खेल खराब कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा का त्रिदेव प्लान, यूपी फतेह का ऐलान। पल पल बदलती सियासत से मचा घमासान। 22 की जंग में फतेह के लिए भाजपा ने रणनीति का ऐसा ताना बाना बुना है कि अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक विपक्ष का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। और इसके लिए भाजपा ने हथियार बनाया है त्रिदेव, जिसमें बूथ लेवल एजेंट, बूथ प्रभारी और पन्ना प्रमुख की तिकड़ी लोगों में भाजपा के लिए माहौल बना रही है। 1100 के करीब मतदाता है हमारे यहाँ और 50 के करीब हमारे पन्ना प्रमुख हमने सरप्लस बनाए हुए हैं। और जो लोग एक्टिव है उनको जिम्मेदार, उसके साथ में जो 50 बनाए उसमें सहायक भी बनाए हुए हैं पन्ना प्रमुख, जिसके कारण और नियमित सर्वे निरीक्षण घूमते हैं हम। भाजपा का ये त्रिदेव काम कैसे करता है, जरा इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले बूथ प्रभारी अपने सहयोगियों की बैठक लेता है जो रोजाना होती है। इसके बाद समीक्षा होने के बाद बीएलए और पन्ना प्रमुख अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्र के बीएलए वोटर लिस्ट लेकर पन्ना प्रमुखों के काम के प्रति बढ़ती जा रही सावधानी और संवेदनशीलता को हर कसौटी पर परखते हैं।
जब इनके पास जाते हैं तो सरकारी उपलब्धियां बताते हैं, जो भी उनकी रही है योजनाएं वही उनको टैली करते हैं, और जिनके यहाँ कोई समस्याएं होती हैं, जो जन समस्याएं होती हैं, उनको विधायक जी के द्वारा या किसी के द्वारा उसको हल किया जाता है। रामकिशन नगर बूथ के 50 पन्ना प्रमुख में से एक हैं पवन गुप्ता। सुबह की समीक्षा बैठक के बाद ये रोज अपने मिशन पर यूं ही निकल जाते। अभी जब कोविड काल आया था तो कोविड काल में ये हमारे बूथ में मतलब इस मंडल पे हमें जो कई सारी चीज़ें आई थी, भोजन की व्यवस्थाएं आई थी, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ये सब चीज़ें आए थे, जिसको हम लोगों ने जमीन पर उतारा। यहाँ लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें लोगों से सीधा संपर्क किया जाता है। मतलब जहाँ बड़े नेता रैली और जनसभाओं से माहौल बना रहे हैं, वहीं जमीन पर भाजपा का ये त्रिदेव विपक्ष को हराने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी ये कहते हैं कि चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव कैसे जीतना है बीजेपी के कुशल रणनीतिकार ये बता चुके हैं। साल 2017 का एक बार फिर से परफॉर्मेंस दोहराना है, इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया गया है इस मकसद से कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से साल 2022 में सरकार में लाना है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की नजर बुंदेलखंड पर है। चित्रकूट के बाद अब प्रियंका 27 नवंबर को महोबा में प्रतिज्ञा रैली करने वाली। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वहां तैयारियों को देखा, साथ ही सरकार पर जमकर हमला बोला। 27 तारीख को प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ उपस्थित रहेंगी। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं को यहाँ बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। जो कल तक सपना था वो हकीकत बनने की राह पर निकल पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर पश्चिमी यूपी के लाखों करोड़ों लोगों के सपनों में इंटरनेशनल पंख लगा दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा, ये यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसान फल, सब्जी, मछली को जल्द एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा के पेठा को विदेशी मार्केट में पहुंचने में आसानी होगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज उसका शिलान्यास, तालियां आपकी आवाज है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। यूं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले क्रेडिट की लड़ाई जारी है, उसी में अब जेवर एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। पीएम मोदी ने जेवर में विपक्ष पर प्रहार किया तो अखिलेश ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। आज जब कोई साथी खुश होकर कहता है कि अपने घर के पास के हवाई अड्डे से उसने अपने माता पिता के साथ पहली बार हवाई यात्रा की है, जब वो अपनी फोटो को साझा करता है, तब मुझे लगता है कि हमारे प्रयास सफल है। एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं। 21 नवंबर को सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस तस्वीर थी जिसमें पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत करते दिख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या बात हुई ये तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में एक जनसभा में उस तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि एक तेज तर्रार बल्लेबाज की तरह धड़ाधड़ बल्लेबाजी करते जाएं, भाजपा की जीत सुनिश्चित है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। मैंने कहा है योगी जी को, योगी जी एक तेज तर्रार बैट्समैन की तरफ, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उस तेज तर्रार खिलाड़ी की तरफ बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते जाइए। और आपने देखा होगा कि मोदी जी कंधे पर हाथ रखे थे योगी जी को, वो ट्वीट गया तो लोगों ने कहा क्या कह रहे थे कान में, कुछ कह नहीं रहे थे। कह रहे थे योगी जी
धड़ बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ और भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय होकर रहेगी। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जड़ें जमाने में लगे हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून वापसी के बाद एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे को हवा देते हुए केंद्र सरकार से सीए वापस लेने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के जौनपुर में एक जनसभा करने पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी नमन से एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसान कानूनों की तरह सीए भी वापस लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता कानून की वजह से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों को भी निशाना बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में विकास के दावे हवा हवाई। बनारस एयरपोर्ट से आ रहे थे, विकास हम खुद देख लिए, गाड़ी चलती नहीं है। ऐसा दिखता है कि खड्डे रोड में ऐसा लगता है कि खड्डे खुद रोड बन चुके हैं, चलती नहीं है गाड़ी। ये विकास है। अच्छा आपका देखिए, क्या जौनपुर में जो किसान है उनकी खेतों का क्या हाल है? उनकी खेतों का हाल यह है कि किसान रात में नहीं सो पाता कि कहीं गाय ना चले जाए, कहीं भैंस ना चले जाए, कहीं जंगली सूअर ना चले जाए। चाहिए क्या CAA का कानून वापिस होना चाहिए? जिस तरह किसान कानून वापिस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? जब NPR NRC होगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित को भी, यादव को भी, राजभर को भी, ब्राह्मण को भी, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सबको लाइन में खड़ा कर देंगे मोदी जी। अलीगढ़ पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने जिन्ना प्रेम दिखा। अजीज कुरैशी ने कहा कि लोग कहते हैं कि AMU से जिन्ना की फोटो हटा दो। अजीज कुरैशी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, फोटो क्यों हटा दो, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि AMU में जिन्ना की बड़ी फोटो लगवाऊंगा, किसी से डरता नहीं। माइंड की मुश्किल है, जिन्हें कोई गाड़ी है, कोई फोटा उड़ा दो अलीगढ़ में, क्यों हटा दो, फोटो अलीगढ़ में क्यों हटा दो? मैं कहता हूँ बड़ा करके लगाना चाहिए फोटो, महंगा होता ना है और लार्ज करके लगवाता फोटो यहाँ पे। और कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के नियामतपुर बाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी और राष्ट्रोदय पार्टी की तरफ से वंचित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपी राजभर ने कहा कि भाजपा जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, कैसे खतरे में बा? अगर मुसलमान का है कि इस्लाम खतरे में, तब तो मानल जा सकता है, लेकिन तू का हुआ हिंदू खतरे में नहीं साथी, भारतीय जनता पार्टी की उसी खतरे में है 2022 में जाने वाली है। किसानों को रिझाने और मनाने में भाजपा कोई गलती नहीं करना चाहती। एक और जहां भाजपा ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों की बात मानी, तो अब किसानों तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी। इसी कड़ी में आज पूरे यूपी में भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देवरिया और दूसरी तस्वीर सुल्तानपुर की, जहां भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और रैली के जरिए किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। और अब बात प्रयागराज की, जहां पर दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एसओ फाफामाऊ रामकेवल पटेल और बीट सिपाही सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल वारदात प्रयागराज के फाफामाऊ थाना क्षेत्र के गोहारी मोहनगंज गांव में हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि गांव के दबंगों ने पुराने विवाद में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और प्रयागराज की बात करें तो वहां पर सामूहिक हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे बड़े कांड हो चुके हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में आज हुई एक सनसनीखेज वारदात में एक दलित परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। पूरे परिवार का कत्ल धारदार हथियार से हत्या करके किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी मोहनलालगंज गांव में हुई है। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात से प्रयागराज में डर और दहशत का माहौल है और लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इसकी वजह से एक तरफ तो किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ रही तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी एहतियातन इंतजाम कर लिए हैं। नेशनल हाईवे 9 पर फिर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, साथ ही पत्थरों को एक बार फिर से वहां पर रखा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने रुद्रपुर दौरे के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित किया। दरअसल लोक योजना अभियान 2021 के तहत कार्यक्रम रखा गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि आमजन और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हम सबकी सामाजिक यात्रा है। इसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों को मिलकर काम करना होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक के जितने कालखंड है, जितना ये समय है, उस समय में अगर हम ये 10 सालों की तुलना करेंगे, जो 20 से 30 का दशक होगा, तो ये 20 से 30 का दशक हर क्षेत्र में भारी पड़ने वाला है। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बोधिसत्व, एक विचार श्रृंखला ये हमने प्रारंभ की है।